हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह। आज का जो टॉपिक है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन होल। तो हमने जैसे कि पिछली बार ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में आइडिया दिया था। इसमें जो मुख्य चीज़ होती है ये ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस में मेनली CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये 55% इसका जो कंट्रीब्यूशन है। इसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इन गैसों का 24% जो कंट्रीब्यूशन है। इसके बाद मीथेन गैस CH4, इसका 15%, और N2O या ये नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड जो भी है, जिसको NOx से हम शो करते हैं, तो ये जो है हमारा 6%। तो इस तरह से ये जो गैसेस हैं वो हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। अच्छा, यहाँ पर ये देखना है कि जैसे कि बताया था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, कि ये जो गैसेस जो हमारे एटमॉस्फेयर में होती हैं, इनका रोल होता है कि जो भी रेस या सनलाइट हम रिसीव करते हैं, तो ये जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के जो इसकी शॉर्ट वेव रेडिएशन, ठीक है, ये शॉर्ट वेव रेडिएशन ये जो है यहाँ पर ज़मीन से टकरा करके ये लॉन्ग वेव रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाती है। और ये लॉन्ग वेव रेडिएशन जो है स्पेस में नहीं जाती है, क्योंकि ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारे जो अर्थ के चारों ओर एक एनवलप या ब्लैंकेट टाइप 200 किलोमीटर ऑलमोस्ट में जो कवर या एनवलप बना हुआ है, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो इस एटमॉस्फेयर में इन्हीं गैसों की वजह से जो हीट है वो जो है स्पेस में नहीं जा पाती है। जिस तरह से हमने पहले एक ग्रीन हाउस बना करके दिखाया था, जिस तरह से कि जो कांच का कोई घर होता है, तो उस कांच के घर में इसका यूज कहाँ पर किया गया था? ठंडे देशों में, जहाँ पर जो है हीट प्रोडक्शन वगैरह के लिए, कि उनको जो है एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं मिल पाता था, टेम्परेचर कम होने की वजह से। तो उन्होंने एक डिवाइस को खोजा था जिसको एक घर नुमा था जो कांच का बनाया हुआ था। तो वहाँ से जो सनरेज जो आती थी, उनमें जो शॉर्ट वेव रेडिएशन हुआ करता था, वो जो है गिलास से पास होकर के वो ज़मीन पर स्ट्राइक करता और वहाँ से लॉन्ग वेव रेडिएशन बदल जाता। और ये लॉन्ग वेव रेडिएशन जो है वो ग्लास को पार नहीं कर पाती और उसी में रिफ्लेक्ट होते 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 सारी एनर्जी उसमें उसी को इम्पार्ट कर देती, जिससे कि सारी एनर्जी जो है हीट के रूप में वो ग्रीन हाउस में रहती। इसका मतलब वो जो हाउस जिसको हम ग्रीन हाउस कहते हैं, ये गर्मी को होल्ड करने के लिए यूज किया जाता था। तो इसी तरह से ये हमारा जो एनवलप है एटमॉस्फेयर का, इसमें ये जो गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, CH4 और N2O, तो ये गैसेस जो का जो रोल होता है कि जो एटमॉस्फेयर से, मतलब सन से, जो सूर्य से जो किरणें आती हैं, जो हीट हम एब्जॉर्व करते हैं, तो ये जो है वापस स्पेस में नहीं जा पाती है। और वो जो है रिफ्लेक्ट होकर के जो एयर की वजह से, जो एटमॉस्फेयर है इसमें एयर की वजह से वो जो है इसी अपने अर्थ के चारों ओर रहती है। तो ये जो है सिर्फ इसी कंडीशन की वजह से यहाँ पर जो हमारा ये ह्यूमन लाइफ और दूसरा जो फॉरेस्ट वगैरह देखते हैं, और दूसरा जो क्रिएशन जो भी है, जो जिनकी वजह से इन्वायरमेंट बनता है, वो सब इसी वजह से पॉसिबल हुआ है। अदरवाइज हम दूसरे प्लांट को देखते हैं जो अपने अर्थ इतनी ही दूरी पर हैं, लेकिन दिन में वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और रात में बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई ऐसा जो है इन्वलप नहीं है, जो एटमॉस्फेयर नहीं है जो उसकी हीट को रोक सके। और ये जो हाई टेम्परेचर डिफरेंस, रात और दिन में जो टेम्परेचर डिफरेंस है, इसको जो है वो यूटिलाइज कर सके। तो ये जो गैसेस हैं ये गर्मी को होल्ड करने के लिए काम में आती हैं। अच्छा, अब इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है
कि अब इनकी भी परसेंटेज जो है वो जैसे जैसे एनर्जी जनरेशन शुरू हुआ तो एनर्जी जनरेट करने के लिए ये कोल्स को जो है हमने बर्न करना शुरू किया, उनको जलाना शुरू किया। दूसरे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको जलाना शुरू किया, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो या गैस फॉर्म में हो। तो उससे जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह और कार्बन मोनोऑक्साइड और ये जो दूसरी गैसेस CH4 वगैरह निकलती हैं, ठीक है। तो ये जो क्या काम करती हैं, ये ज़्यादा होने से ज़्यादा एनर्जी को, ज़्यादा हीट को ये स्पेस में नहीं जाने देती, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसका टेम्परेचर बढ़ता है। इसी वजह से जो है ये ऊपरी सतह है ज़मीन की, इसका टेम्परेचर जो है ये भी बढ़ता है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि सिर्फ ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से डे बाई डे जैसे जैसे एमिशन ज़्यादा हो रहा है, ये हमारा एटमॉस्फेयर भी वार्म अप ज़्यादा हो रहा है। और ये जो वार्म अप हो रहा है इसका ही कारण है कि जो गर्मी बढ़ती चली जाती है डे बाई डे, और इसकी वजह से जो है क्लाइमेट में भी चेंज आ रहे हैं। तो इन चीज़ों को हम एक एक करके स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट बता दिया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का कैसे पैदा होता है और इसका क्या प्रभाव होता है। अच्छा, और ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है यही जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। इसका मतलब ये गैसें ही जो है, जो एमिशन होता है, इससे पॉल्यूशन होता है, जिससे कंबस्शन ऑफ फ्यूल, जब भी हम दहन प्रक्रिया कराते हैं कोयले की या फिर किसी दूसरे फ्यूल की, पेट्रोल डीजल या ये नेचुरल गैसेस वगैरह की, तो जब ये कंबस्शन प्रोसेस होती है उसमें से जो फ्लू गैसेस वगैरह निकलती हैं, वो फ्लू गैसेस जो एटमॉस्फेयर में होती हैं, तो वो फ्लू गैसेस की वजह से ही जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, और इसकी वजह से ही जो ये हमारे ग्लोबल टेम्परेचर ये इंक्रीज हो रहा है। और ये जो इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर में जो इंक्रीज हो रहा है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, इन टर्न इस तरह से कह दें कि जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसकी वजह से, तो इसको जो है टेम्परेचर में इंक्रीज ही जो है इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है जो बात एमिशन की आ रही थी, तो यहाँ पर अलग अलग एमिशन होते हैं, जिस तरह से कि ये जो कोयले को जलाने से CO2 वगैरह, कार्बन मोनोऑक्साइड CO और ये CH4 वगैरह, और जो इंडस्ट्री से जो हमारी रेफ्रिजरेशन मतलब AC इंडस्ट्रीज होती हैं, उसमें जो है हम एज ए रेफ्रिजरेंट CFC को यूज़ करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये जो रेफ्रिजरेंट यूज होते हैं ये जो है बहुत डेंजरस होते हैं। हालांकि इनकी परसेंटेज बहुत कम होती है, लेकिन ये इतने ज़्यादा डेंजरस होते हैं कि ये जो ओजोन की एक लेयर होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, ओजोन की लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में होती है, जो सन से जो रेडिएशन आता है उसमें अल्ट्रावायलेट रेज को ये रोकता है ज़मीन पर आने से, मीन्स अल्ट्रावायलेट रेज को ये आने नहीं देता है, जिसकी वजह से जो है हम इजीली जो है हेल्दी लाइफ जो है मतलब बिता रहे होते हैं। ये जो है वनस्पति वगैरह के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है कि अल्ट्रावायलेट रेस ये उनके लिए भी डेंजरस होती हैं, और ह्यूमन लाइफ के लिए तो डेंजरस होती ही हैं, कई बीमारियां पैदा करती है। तो यहाँ पर ये जो CFC है, ये जितनी ज़्यादा CFC होगी तो ये CFC क्या काम करती है, ये ओजोन से रिएक्शन कर जाती है और ये ओजोन की लेयर को पतला करती जाती है, फिर वो और पतला हो जाएगा, वो और पतला हो जाएगा। इस तरह से उसमें जो है एक होल टाइप बना दिया है, ये एक होल हो गया है जिसको हम ओजोन होल बोलते हैं। और इस प्रक्रिया को, ये जो प्रोसेस है जिसमें डे बाई डे हमारी ओजोन लेयर जो है कम से कम होती चली जाती है, पतली से पतली होती चली जा रही है, इसको डिप्लेक्शन ऑफ ओजोन लेयर कहते हैं। इसका मतलब ये ओजोन लेयर का जो है विनाश या क्षय हो रहा है, धीरे धीरे क्षय हो रहा है। अच्छा, ये ओजोन लेयर का जो उसको हम होल कहते हैं, इसका जस्ट जो है ऑब्जर्व किया गया था पहले, तो ये जो है साउथ पोल के ऊपर इसको देखा गया, और साउथ पोल के ऊपर जब इसे देखा गया तो इसका जो एरिया था, जिसको हम होल कहते हैं, ये एरिया जो था 1750 lakhs ऑफ स्क्वायर किलोमीटर। इसका मतलब ये जो है अमेरिका का जो एरिया है उस एरिया का ऑलमोस्ट 3 times मोर, 3 गुना ज़्यादा।
इतना बड़ा जो है होल ये ओजोन लेयर में हो गया है। और क्योंकि ये लेयर जो है हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए और जो है ये प्लांट वगैरह के लिए बहुत यूजफुल है, तो इसको अगर हम कोशिश करते हैं इसको जो है फुलफिल करने की, इसको भरने की, तो ये ऑलमोस्ट जो है 15 to 20 ईयर्स ऑलमोस्ट जो है 20 साल लग जाते हैं, जो हम इसको ओजोन को रिप्लेस करते हैं, या ओजोन के प्रोडक्ट को हम जो है ओजोन लेयर में रिप्लेस करें, तो इतना टाइम लग जाता है इसको फुलफिल करने के लिए। तो ये जो है इस तरह से हमने जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन होल को देखा। और इसमें जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट में कितना परसेंटेज किस गैस का होता है, ये भी जो है इस तरह से हमने एक ग्राफ के द्वारा बता दिया कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का कंट्रीब्यूशन 55% होता है, CFC का जो है वो 24% होता है, CH4 ये मीथेन का 15% होता है, और जो N2O या NOx और भी, क्योंकि ये जो है नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह होते हैं, तो ये जो है इसका फार्मूला कोई कंफर्म नहीं है और दूसरा भी जो है प्रोडक्ट हो सकता है। तो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो 6% है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, तो इसका जो है हमारे जीवन पर या हमारे जो अर्थ मतलब ये जो पृथ्वी है इस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस ऑन दी अर्थ, अर्थ पर जो है ग्रीन हाउस का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले ये हम एग्रीकल्चर में देखते हैं कि एग्रीकल्चर में ये पॉल्यूशन बढ़ने से, वार्मिंग अप ज़्यादा होने से, जैसे जैसे हमारा मौसम और ज़्यादा गर्म से गर्मतर होता जा रहा है, वार्म से वार्म, मोर वार्म हो रहा है। तो ये स्टडी की गई थी और ये USA में की गई कि वहाँ पर एक बेल्ट है जहाँ पर जो है व्हीट और कॉर्न पैदा होता है। तो अगर जो है वहाँ पर पिछले सालों के मुकाबले में अब जो जितना जो है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ है, उससे स्टडी किया तो पता चला व्हीट जो है 10% कम पैदा हुआ और जो कॉर्न है वो 26% कम पैदा हुआ। इसका मतलब जैसे जैसे ये एटमॉस्फेयर जो है वार्म होता चला जाएगा, गर्म होता चला जाएगा, उसी के अनुसार एग्रीकल्चर जो है हमारी इसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, स्पेशली व्हीट का, जिसके लिए जो सर्दी में जो फसल होती है वो जो है कम होने लगती है। अच्छा, दूसरा जो है इसका वाटर रिसोर्सेज पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर जो है टेम्परेचर ज़्यादा है तो उस समय क्या होता है कि इसमें जो है रेनफॉल जो है वो कम होता जाता है, जो बरसात है पर ईयर ये कम होती चली जाती है, क्योंकि इससे जो है इवापोरेशन बढ़ता चला जाता है और इस वजह से जो है वाटर रिसोर्स भी पर भी इसका जो है बहुत ही एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद ये ग्रीन हाउस इफेक्ट से ही क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है डे बाई डे। जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये नोट किया गया कि अगर जो है 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2050 तक 5% जो है टेम्परेचर मतलब बढ़ जाएगा, 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा, 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये जो है जो हमारा सी लेवल है उसको 25 सेंटीमीटर से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक इसका जो है जो समुद्र तल है, सी लेवल है, ये ऊपर उठ जाएगा। और जब ये ऊपर उठ जाएगा तो इसका हम जो है ये प्रभाव देख सकते हैं कि जो कोस्टल एरिया हैं, समुद्र तटीय जो एरिया हैं, उनमें जो है अगर वाटर लेवल या जिसको सी लेवल कहते हैं, ये अगर ऊपर आ गया तो उनके लिए जो कोस्टल सिटीज़ हैं तो उनके लिए काफ़ी खतरा पैदा हो जाता है। इसके बाद इसमें जो है जो कोस्टल एरिया में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा ये वास्ट चेंज आते हैं, जिससे कि क्या है कि जब एटमॉस्फेयर में जो है इसका परिवर्तन होता है, देयर इज ए कंसिडरेबल चेंज इन टेम्परेचर, देन कंसिडरेबल चेंज इन द क्लाइमेट आल्सो। तो उसमें क्या होता है कि
बहुत सारी जो है बड़ी बड़ी आंधियाँ टाइप आती हैं, सीवियर स्टॉर्म्स, देन फ्लडिंग वगैरह, बाढ़ वगैरह आती है। और इस तरह से ये जो है, जो हमारा फिशिंग प्रोफेशन है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। तो यहाँ पर हम जो है फिशिंग प्रोफेशन को बचाने के लिए हमें जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर जो है अब एक चीज़ ये देखनी है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। हमने ये तो देख लिया कि ग्लोबल वार्मिंग अप की वजह से क्या होता है कि हमारे जो है वाटर रिसोर्सेस सूख जाते हैं, बरसात कम होती है, सूखा पड़ जाता है, ठीक है, ड्रॉट जो है जिसको हम ड्रॉट बोलते हैं वो हो जाता है, रेनफॉल हो जाता है, फ्लड हो जाता है। इसके बाद जो है बहुत सारे सीवियर जो है, जैसे अभी देखा कि सुनामी वगैरह और अभी हैं ये ताउते वगैरह ये आए हैं, तो ये सिर्फ जो है इसी की वजह से आए हैं क्योंकि हमने जो है ये हमारा एटमॉस्फेयर जो पॉल्यूशन लेवल है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छा, इसको कंट्रोल करने के कौन कौन से तरीके हैं? तो सबसे पहले जो मेन रीज़न है बर्निंग ऑफ द कोल, इसको कम किया जाए या ख़त्म किया जाए। और इसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं? अगर इलेक्ट्रिसिटी तो हमें चाहिए ही, उसके लिए क्या है कि हम कोल की जगह हम जो है नेचुरल गैसेस का यूज करें। अगर हम जो है नेचुरल गैसेस का यूज करेंगे तो हम जो है पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन को कम कर सकेंगे। इसके बाद जो हमारे थर्मल प्लांट्स हैं उनकी जगह हम हाइड्रो प्लांट्स का ज़्यादा यूज करें, हाइड्रो पावर का ज़्यादा यूज करें, क्योंकि जो हाइड्रो प्लांट्स होते हैं इनमें पॉल्यूशन नहीं होता है, लेकिन इनके लिए जो है पानी की ज़रूरत होती है। और जो अभी जैसे कि बताया कि वार्मिंग अप की वजह से सोर्सेस ऑफ दिस वाटर, पानी के जो स्रोत हैं नदियाँ वगैरह, ये भी जो है काफ़ी कम हो रहे हैं। तो हमें उसका भी ध्यान रखते हुए देखना है कि अगर हम जो है ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे, हमारे हाइड्रो प्लांट्स ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए हमें सबसे पहले जो थर्मल प्लांट्स हैं उन पर डिपेंडेंसी इलेक्ट्रिसिटी की कम और हाइड्रो प्लांट्स पर हमारी डिपेंडेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। इसके बाद क्या है कि अल्टरनेटिव एनर्जी, ठीक है, हाइड्रो प्लांट के अलावा जो अल्टरनेटिव एनर्जी है उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना है, जैसे कि जो सोलर एनर्जी है, जो विंड एनर्जी है, ये सारी एनर्जी के बारे में हम पहले बता चुके हैं। तो सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, बायोमास एनर्जी हो गई, और छोटे छोटे हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं वो भी जो है अल्टरनेटिव या रिन्यूएबल एनर्जी में आ जाते हैं, तो हमें उनकी ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा हालांकि ये न्यूक्लियर एनर्जी इसका जो रेडिएशन है इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन लाइफ, तो इसका रेडिएशन डेंजरस है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है। इसलिए हमें न्यूक्लियर एनर्जी को भी जो है मतलब प्रमोट करना होगा, इसको इम्प्रूव करना होगा और ज़्यादा न्यूक्लियर प्लांट लगाने होंगे, जिससे कि हम जो है ये जो एटमॉस्फेयर में ग्लोबल वार्मिंग अप हो रही है इसको हम रोक सकें। इसके अलावा जो हम इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं सिंपल वे में ले हैं, पहले हम बल्ब यूज करते थे 200 वाट का, 100 वाट का, इसके बाद जो है उससे जितनी लाइट आती थी उससे बाद जो है ना ट्यूबलाइट का यूज़ किया। ट्यूबलाइट में जो है उसकी कम वाट पर चलती है, लेकिन अब जो है ये एलईडी बल्ब है, वो इनकी जो कैपेसिटी है जो कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ये और भी कम है। जैसे 100 वाट के बल्ब की जगह ये 40 वाट की ट्यूबलाइट, 40 वाट की, और उतनी ही जो है ये लाइट जो है हमें ये 6 वाट या 8 वाट के जो है इसका जो CFL बल्ब, जो अभी CFL बल्ब होते हैं, ठीक है, तो उसका अगर हम यूज़ करते हैं तो न्यूक्लियर एनर्जी में ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसके कंजम्पशन में काफ़ी कमी आएगी, लेकिन सुविधा में कमी नहीं आएगी। अच्छा, इसके बाद मेन जो इंडस्ट्री CFC प्रोड्यूस कर रही हैं उन इंडस्ट्री को जो है हमें रोकना होगा। कम क्या करना, रोकना होगा, क्योंकि जो ये रेफ्रिजरेंट जो यूज हो रहे हैं तो ये रेफ्रिजरेंट जो है ओजोन लेयर को थिन करने में
बहुत ज़्यादा योगदान कर रहे हैं। तो इसके लिए जो हमारी रेफ्रिजरेशन की जितनी भी जो है इंडस्ट्रीज़ हैं, इनको जो है ख़त्म करना या फिर इनको जो है रिप्लेस करना होगा, जिससे कि जो हमारा CFC जो केमिकल्स हैं जिनको हम R11 और R12, ये तो काफ़ी डेंजरस हैं, लेकिन अभी जो है हम F22 ये CFC है, इसको ये जो है कम डेंजरस है, तो हम जो है F12 F11 की जगह जो है हम जो है F22 का यूज़ करें। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनली कुछ पॉलिसी इस तरह से बनाएं जिससे कि हम जो है रिफॉरेस्टेशन शुरू करें, मतलब इसको ज़्यादा जो हम पेड़ लगाते हैं, वृक्ष लगाते हैं, तो वृक्षारोपण बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पर करें और जो है स्टॉप डिफॉरेस्टेशन। तो जो डिफॉरेस्टेशन होता है जो जंगल काटे जा रहे हैं, तो उनको जो है काटना बंद किया जाए, जिससे हम जो है अगर हम डिफॉरेस्टेशन को स्टॉप कर देते हैं तो इससे भी जो है एटमॉस्फेयर का जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने में काफ़ी सहायता मिलेगी। इसके अलावा लास्ट जो स्टेप है वो जो है ये एडवाइजेबल नहीं होता है, लेकिन अगर ये जो है ज़रूरत पड़ी तो इसको भी जो है, इसको बोलते हैं कार्बन चार्जेस। जिस तरह से फिक्स चार्जेस होते हैं, जिस तरह से दूसरे चार्जेस भी होते हैं, ठीक है, तो उन चार्जेस को हम जो है लगा देते हैं पब्लिक पर, जिससे कि जो है वो हर चीज़ का उपयोग जो है सोच समझ के करें। तो अगर हम कार्बन चार्जेस लगाते हैं तो ये जो है वो घर में कितनी जो है वो कार्बन इमिट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इमिट कर रहा है, इस सब का कैलकुलेशन हो जाएगा। उसी के अनुसार अगर उसको चार्ज किया जाए, पेनल्टी लगाई जाए, या जिस तरह से हमारा बिजली बिल होता है, बिजली को हम चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को, उसी तरह से कार्बन को चार्ज करें। तो ये भी एक जो है इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो हमारी जो है ये ग्रीन हाउस गैस इमिशन में को कंट्रोल करने में काफ़ी यूज़फुल हो सकता है, फ़ायदेमंद हो सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि इसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स की ज़रूरत है, इस चीज़ का हमने स्टडी किया। तो आज जो है इतना ही। थैंक यू वेरी मच। तब तक जो है स्वस्थ रहो, अपने आप को सेफ